नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कद्दावर मंत्री टीएस सिंहदेव क्या भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करने वाले हैं? यह खबर छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में बेहद आम हो गई है। हालांकि टीएस सिंहदेव पहले ही इससे इनकार कर चुके हैं। बावजूद इसके होली के एक दिन पहले जो कुछ भी अंबिकापुर में हुआ, उस पर न केवल भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की नज़र है, बल्कि सत्ताधारी कांग्रेस भी इसे लेकर सजग है। छत्तीसगढ़ में 8 तारीख को होली मनाई गई और होली के एक दिन पहले यानी 7 मार्च को एक खबर चलकर आती है अंबिकापुर से, जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था और यहां प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी मौजूद थे। ओम माथुर की जो एक गुप्त मुलाकात होती है टीएस सिंहदेव के भतीजे और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी आदित्येश्वर सिंहदेव की, ये मुलाकात किस तरह से हो रही थी और इसके क्या मायने हैं, इसे समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि मुलाकात के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बाहर बैठे हुए थे। वैसे इस मुलाकात का ब्लूप्रिंट तैयार करवाने में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अहम भूमिका थी। मुलाकात पर दिल्ली की नज़र थी। भाजपा के चाणक्य समझे जाने वाले अमित शाह के जानकारी में सब कुछ है कि किस तरह से आदित्येश्वर सिंहदेव की भाजपा में एंट्री करवाई जा सकती है। इस मुलाकात को मंत्री टीएस सिंहदेव के एक बयान से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि उनके परिवार के लोग किसी पार्टी में जाए तो वो क्या कर सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। इसके अलावा टीएस सिंहदेव जिस तरह से एक के बाद एक खुलकर अपनी बातें कह रहे हैं और राजनीति की सामान्य जानकारी रखने वाला भी यह बात आसानी से समझ सकता है कि उनकी नाराजगी किस तरह से आगे बढ़ चुकी है। टीएस सिंहदेव ने जिस तरह से अपनी बातें रखी और जिस तरह से अपने मध्य प्रदेश के मंत्री समधि के ऑफर के बारे में जो कुछ भी कहा, वहां से पिक्चर अब और ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। टीएस सिंहदेव के इस नए बयान पर गौर करने से पहले आप छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी ओम माथुर की उन चंद लाइनों को सुनिए, जहां उन्होंने खासकर सरगुजा को लेकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए और भारतीय जनता पार्टी की किस तरह से छत्तीसगढ़ में वापसी होगी उसे लेकर भी अपना पुराना अनुभव बताया। जितने हार के कारण हैं उनको भी विश्लेषण किया है और सुधार क्या क्या करना है उनको भी विश्लेषण किया है। और जहाँ तक मेरा सवाल है कि मैं कई ऐसे प्रदेशों में रहा हूँ कि जहाँ हम कुछ नहीं थे वहाँ भी हमने किया है। मूलतः हमारे कार्यकर्ता को सक्रिय करके नीचे तक वो बूथ लेवल तक एक्टिव हो जाए और बूथों का ग्रेडेशन करके लगे, ये मेरी मुख्य रणनीति रही। सरगुजा में बहुत अच्छी बात रही कि लगभग 90% से ज़्यादा कार्यकर्ता जो अपेक्षित थे, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, मंडल के अध्यक्ष, मंडल के महामंत्री, जिला के अध्यक्ष, जिले के प्रभारी, जिले के महामंत्री, हमारे विधानसभाओं के प्रभारी, ऐसे सब लोगों को हमने बुलाया था और 90% से ज़्यादा उपस्थिति रही है। उनसे विस्तार से लगभग 1.5 घंटे उनसे चर्चा हुई है। नीचे बूथों पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, दृश्य बदला हुआ है। कोशिश सभी लोग करते हैं, लोकतंत्र में हर पार्टी कोशिश करने की इजाज़त है। अब हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये तो समय बताएगा। और चेहरा लाना ही लाना ये मेरा अधिकार नहीं है। पार्टी, हमारी पार्टी एक सिस्टम की पार्टी है। ये कोई व्यक्ति की पार्टी नहीं, एक परिवार की पार्टी नहीं, एक जाति की पार्टी नहीं। हमारे यहाँ पार्लियामेंट बोर्ड है। मैं लगभग 9 से ज़्यादा प्रदेशों का प्रभारी रहा हूँ। इसमें बहुत ऐसे प्रदेश थे जहाँ हम चेहरे के साथ चुनाव लड़े, बहुत ऐसे प्रदेश थे जहाँ बिना चेहरे के चुनाव लड़े, लेकिन ये अधिकार हमारे सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड का है। पार्लियामेंट बोर्ड ने अभी ये कुछ तय नहीं किया। अंबिकापुर की इस पत्रकार वार्ता में हालांकि खुलकर कमरे के अंदर वाली बातें तो नहीं बताई जा सकती, संकेतों में सब कुछ समझने की कोशिश हो रही थी, लेकिन ऐसी गुप्त मुलाकात जो हो रही है वहाँ भाजपा का ध्यान सरगुजा संभाग की 14 सीटों पर है, जहाँ टीएस सिंहदेव उनके परिवार का अच्छा खासा प्रभाव है। अब ऐसे माहौल में बाबा ने जो कुछ कहा और अपनी पार्टी से जिस तरह की वो अपेक्षा रख रहे थे, वो कुछ मायूसी से कुछ बातें तो एकदम स्पष्ट कह रहे थे। टीएस सिंहदेव का ये नया बयान भी आप सुनिए। हाँ, मेरे समधी हैं, हम लोग के अत्यंत आत्मीय संबंध हैं जो हमेशा बने रहेंगे। पहले वो कांग्रेस में थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ वो भाजपा में गए, तो बात आती है, आपस में भी कभी कभी बात आती है, महाराज कहाँ आप अभी भी वहाँ हैं कांग्रेस में, देखिए आपके साथ धोखा हो गया, आपको नहीं बनाया मुख्यमंत्री, निर्णय हुआ था वो लागू नहीं हुआ, तो वो बात अपने जगह है। लेकिन मेरा विचार व्यक्तिगत भाजपा के साथ मेल नहीं खाता। वैचारिक कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो मेरे समधी हैं,
उनके बयान के बाद तो प्रेम और बढ़ जाएगा अगर गुंजाइश है तो। मेरे भाजपा के कितने लोगों से अच्छे संबंध हैं, भाजपा के कितने लोगों से कांग्रेस के लोगों के संबंध हैं, अच्छे संबंध हैं, तो वो क्यों नहीं रहने चाहिए। वो सामाजिक परिवेश है, राजनीतिक परिवेश एक पृथक होता है। हम लोगों का परिवार 90 साल से करीब 90 साल हो गए होंगे, 9 दशक हो गए होंगे कि कांग्रेस के साथ हर ऊंच नीच की स्थिति में बना रहा। राजपाट गया, मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस नहीं लिया, हम लोग महाराजा थे सरगुजा के इस लोकसभा क्षेत्र का जो रियासत थी उसके हम लोग महाराज थे। किसने लिया राजा का राज? और छोटी सीलिंग की किसने की? कांग्रेस पार्टी ने। हम भी कांग्रेस के नाम पे काम करते थे, हम सब मिल के काम करते थे। अभी कुछ दिनों से जरूर ऐसा लगता है कि जितना सर पे हाथ या कंधे पे हाथ होना चाहिए वो महसूस नहीं हो रहा। घर के लोग क्या करेंगे मैं नहीं जानता, वो मेरे समधी हैं तो मेरे बच्चे के फादर इन लॉ हैं, उनकी बेटी भी आई है, वो क्या करते हैं, मेरे भाई क्या करते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं, ये मैं नहीं कह सकता। हिंदी में कहावत है, गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज। राजनीति के लिए बात एकदम फिट बैठती, खासकर वे नेता जो आज कुछ कहते हैं कल कुछ करने वाले होते हैं। वह बड़े सशंकित भाव से बहुत कुछ कह जाते हैं। आम जनता भी खूब समझती है, क्योंकि अब बदले दौर में जनता पहले से कहीं ज़्यादा जागरूक हो चुकी है। दिल्ली में बैठे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी अच्छी तरह से पता है कि 15 साल सत्ता में रहने वाले नेता अब अप्रासंगिक हो चुके हैं। उन्होंने किस तरह से सेकंड लाइन को बढ़ने ही नहीं दिया, किस तरह से छत्तीसगढ़ की भाजपा की नई संभावनाओं को कुचलने का काम किया, संगठन पर हावी होकर, खासकर अंतिम के 5 साल 2013 से 18 तक जिस तरह की डिक्टेटरशिप की गई, जिस तरह से एक अमन सिंह का चेहरा सामने आया। हाल में ही अमन सिंह अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद छत्तीसगढ़ में अपने वकीलों के साथ मशक्कत कर रहे हैं, तब वहां भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा वर्ग अमन सिंह को इस हालात में देखकर फील गुड महसूस कर रहा है। पुराने वाले संगठन मंत्री सौदान सिंह की रुखसती के बाद उम्मीद की जा रही थी कि संगठन में कुछ नए बड़े बदलाव होंगे, और ऐसा हुआ भी। ऐसे ही बदलाव के बाद जिस तरह से राजनीति के पत्ते तेजी से फेंटे जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली को मालूम है कि अब समय बहुत कम बचा है, बहुत जल्द ही ओम माथुर और अजय जयमाल जैसे संगठन के मंझे हुए नेता कितना बेहतर कुछ कर पाते हैं, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि कुछ नया किया जाए। क्योंकि मौजूदा समय में जिस तरह से भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार एक के बाद एक अपनी योजनाओं को जमीन पर लाने की कोशिश कर रही है, कुछ बड़े मुद्दों पर भी अब खुलकर चर्चा हो रही है। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के 1,80,000 अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा हो या शराबबंदी का वादा, इसे लेकर सरकार की सक्रियता फिलहाल नजर आ रही है। शराब को सामाजिक बुराई बताते हुए आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने इस बारे में अपने इरादे साफ करते हुए कुछ इस तरह की बातें कही। जल्दीबाजी होगा, जो रिपोर्ट आएंगे, समीक्षा होगा, किस प्रकार से होगा, वो और समय लगेगा। अभी मिजोरम भी जाना है ना, तो इसलिए हमारा अधिकारी लोग, हमारे विधायक लोग गए, फिर सरकार के पास आएगा, उस समय सरकार जो भी निर्णय लेगा वो ऐसा होगा। बस्तर में कि वहाँ के लोग देवी देवता पूजा पाठ में दारू बिना नहीं करते, इसलिए बस्तर का नियम अलग होगा। वो अब बंद होना सवाल ही नहीं है। वो आदिवासी लोग हैं, अपना हिसाब से उन लोग, वहाँ 5वीं अनुसूची है, वो पंचायत तय करेगा। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में बजट के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने यह स्पष्ट कर दिया कि आने वाले दिनों में किस तरह से सरकार की ओर से दिल खोलकर उन योजनाओं पर पैसा खर्च किया जाएगा जिससे वोटों का गुणागणित आसानी से कांग्रेस के पक्ष में लाया जा सकता है। सीएम भूपेश बघेल हो या टीएस सिंहदेव, होली के विभिन्न रंगों के साथ कार्यकर्ताओं की नब्ज को समझने के लिए वे होली के बाद स्पष्ट रूप से खुलकर स्थिति स्पष्ट करेंगे। लोग ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। उससे पहले छत्तीसगढ़ में 2 बड़े घटनाक्रम होने जा रहे हैं। 15 मार्च को भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा घेराव है, जहां पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगा हुआ है। इसके बाद 19 मार्च को एक बड़ी धर्मसभा है। हिंदूवादी संगठन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जिस तरह से हिंदू राष्ट्र का मुद्दा अब खुलकर बोला जा रहा है, गांव-गांव संतों की यात्राएं हो रही है, करीब 700 किलोमीटर की है पैदल यात्रा, जिस जगह से गुजरती है वहाँ खुलकर हिंदू राष्ट्र के मायने समझाए जाते हैं, और खासकर छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए धर्मांतरण के मुद्दे को भी रखा जाता है। ऐसे
हालात पैदा किए जा रहे हैं कि मौजूदा समय में जिस तरह की व्यू रचना कांग्रेस की ओर से रची गई है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने विपक्ष के शुरू के 4 साल जिस तरह से गंवा दिए, वहाँ भाजपा का पूरा ध्यान सोशल इंजीनियरिंग पर है। लेकिन बस्तर से जिस तरह से मायूसी हाथ लग रही है, वहाँ सर्व आदिवासी समाज की ओर से 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा चुकी है। इसकी एक झलक भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में देखने को मिली। बीते नवंबर में जिस तरह से आदिवासियों की ओर से कैंडिडेट खड़ा किया गया और जो शपथ ली गई, उनके चंद लाइनों को भी आप सुनिए। बुरादेव को साक्षी मानकर ये शपथ ले रहे हैं कि हमारे जो प्रत्याशी है सभी एक संगठन होकर उसको भारी मतों से विजय बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में एक तरफ सीएम भूपेश बघेल ने गांव और किसानों को लेकर जिस तरह की योजना बनाई है, उससे जमीनी इलाकों में कांग्रेस को साफ तौर पर फायदा मिलता नजर आ रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोगों के घरों तक घुसने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट काम कर रहा है, जिस तरह से संघ के अनुसांगिक विचारधारा के लोग अब जो खोलकर काम कर रहे हैं, इसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। यह मामला बहुत कठिन और पेचीदा होता जा रहा है। फिलहाल जब कांग्रेस मजबूत स्थिति में, ऐसे हालात में जहां स्थिति एकदम स्पष्ट हो रही है कि सीएम भूपेश बघेल की छवि और चेहरा यहां बेहद प्रभावी ढंग से काम करने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जैसे कि पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है, कोई चेहरा चुनाव नहीं लड़ेगा। इतना कुछ समझने के बाद अब टी.एस. सिंहदेव की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। यदि आदित्येश्वर सिंहदेव भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो इससे छत्तीसगढ़ की राजनीतिक सेहत में कितना फर्क पड़ता है कि किस तरह से कांग्रेस का एक धड़ा भारतीय जनता पार्टी से मिल सकता है। इस पर जो तैयारी हो रही है उस पर हमारी भी बारीक निगाह बनी हुई है। हम लगातार राजनीति की सूचिता के लिए काम करते हैं, नए नए अपडेट्स लाकर यह कोशिश करते हैं कि नए और अच्छे लोग राजनीति की सूचिता को समझते हुए जुड़े, जिससे देश और समाज का भला हो सके। राजनीति को अछूत समझने का वक्त जा चुका है। नई पीढ़ी अब बखूबी समझ रही है। लोग इसे अब कैरियर और प्रोफेशन के रूप में अपनाने को भी तैयार है। बस आवश्यकता इस बात की है कि लोग पुराने पूर्वाग्रहों को त्यागें और अच्छे मन से देश और समाज की भलाई के लिए आगे आए। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है। हम चाहेंगे कि कमेंट सेक्शन पे जाकर इस पर आप अपनी राय जरूर दें। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।